अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर एक समर्थन मुझे और बेहतर बनाने और नए रोचक कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। आपका प्यार ही मेरी असली ताकत है। एक तीखी क्रिस्टल जैसी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया, जैसे घड़ी का एक पल अतीत और वर्तमान के बीच स्थिर हो गया हो। हवा की लहरों में एक खिंचाव सा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर सांस को थाम रही हो। लाल चमकती तलवार भयावह रूप से दमक रही थी। उसकी आभा में एक संयमित परंतु अदम्य शक्ति बसी थी, मानो एक सोया हुआ तूफान जो जागने की कगार पर हो। चुओ फैन ने जरा भी हरकत नहीं की। उसकी आंखों में वह अद्भुत ठहराव था जो किसी तूफान के केंद्र में मिलता है। वह निश्चल खड़ा था, जैसे खुद समय भी उसकी स्थिरता को देख रुक गया हो। हर कण में ऐसा संकल्प था, मानो वह तलवार को अपनी शांत उपस्थिति से ही निहत्था कर देगा। क्या आप फेयन शहर में नए हैं? सामने के यार्ड से एक बुलंद लेकिन अनायास विमर स्वर ने खामोशी को तोड़ा। जुओ फैन की सुनने की तीव्र शक्ति ने उन शब्दों को पकड़ लिया, मानो वे हवा में तैरते हुए उसके पास आए हों। हम फेयन राजा की हवेली के पहरेदार हैं। हमें निर्देश हैं कि हर नए आगंतुक से पूछताछ करें। यदि कोई और आपके साथ है तो कृपया उन्हें बुलाएं। महिला की तलवार, जो जुओ फैन की गर्दन के पास स्थिर थी, अचानक अनिश्चितता से लड़खड़ा गई। उसकी आंखों में संकोच की हल्की सी छाया उभरी और उसका रुख कुछ नर्म पड़ गया। जुओ फैन की तीखी निगाहें उसकी हर प्रतिक्रिया को पढ़ रही थीं। उसकी चालाक मुस्कान ने हल्की सी जगह बना ली, मानो उसने कोई रहस्य पकड़ लिया हो। तो फेयन किंग की हवेली का नाम उसके दिल में हलचल मचा देता है। दिलचस्प। महिला के हाथ ने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन उसकी झिझक स्पष्ट थी। ये उसकी आंखों में था, एक अस्थायी डर, एक छिपी हुई असुरक्षा। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? उसकी आवाज फुसफुसाहट में तीखी और तीव्र थी। तलवार थोड़ी और झुकी। उसकी धार अब भी जुओ फैन की गर्दन के बेहद करीब थी, लेकिन जुओ फैन अडिग, स्थिर और पूरी तरह से आत्मविश्वासी, बस भौं उठाकर शांत मुस्कान में डूबा रहा। उसकी आंखों में हल्की सी चंचलता झलक रही थी, मानो कह रहा हो, डर तुम्हारा है, मेरा नहीं। महिला का चेहरा अनायास क्रोध और उलझन से लाल हो गया। गार्डों की मौजूदगी ने उसके हाथ बांध दिए थे। उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी तलवार पीछे खींच ली, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अनकहा अभी भी तैर रहा था। तुम रुको, उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। एक बार ये लोग चले जाएं, तब हम बात करेंगे। जुओ फैन ने एक शांत, सौम्य हंसी के साथ उत्तर दिया, मानो उसके शब्दों का हल्का फुल्का मजाक उड़ा रहा हो। धैर्य रखो, लड़की। जल्दबाजी में किया गया फैसला हमेशा नुकसानदेह होता है। जुओ फैन ने हल्की करा के साथ एक अजीब मुस्कान उभारी और अपनी आंखों में शरारती चमक लाते हुए महिला की ओर देखा। उसकी आवाज धीमी लेकिन तीखी थी, जैसे हर शब्द में एक गूढ़ रहस्य छिपा हो। तुम्हें मुझे सच में मार देना चाहिए, उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। और जब तुम बेहोश थीं, तो तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे तुम मुझे अपने करीब बुला रही हो, मानो कह रही हो, आओ मेरी कहानी बनाओ। महिला ने झिझकते हुए उसकी ओर घूरा। उसकी आंखों में पहले गुस्सा और फिर हल्की बेचैनी उभरी, लेकिन चेहरे पर आती हल्की लाली ने उसे शब्दों में बांध दिया। उसने अपने होठों को थोड़ा सा भींचा, मानो खुद को बोलने से रोकने की कोशिश कर रही हो। मैं जानती हूं, उसने धीरे से फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज के साथ उसकी तलवार की धार भी लड़खड़ा गई। लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि। वह खुद को रोक न पाई और चुप हो गई। उसकी आंखें उससे कुछ छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। च्यू फैन की मुस्कान गहरी हो गई, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी कोमलता झलक रही थी। उसने सिर हिलाया और लगभग फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारा पहला चुंबन भी मैंने लिया था, याद है? लेकिन क्या सच में तुम मुझे इसके लिए मारोगी? महिला की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अविश्वास में उसकी ओर देखती रही। कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसकी जुबान तक नहीं आ पाए। जुओ फैन ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अरे अगर तुमने मुझे इसके लिए छोड़ दिया है तो मेरे और भी राज सुनो। सच कहूं तो तुम्हें मुझे और पहले मार देना चाहिए था, लेकिन अब। वह धीरे धीरे उसके करीब झुका। उसकी आंखों में गंभीरता का एक क्षणिक भाव आया और फिर उसने उसके कान में धीमे स्वर में फुसफुसाया, लड़की, बधाई हो, अब तुम सचमुच एक महिला हो गई हो। क्या? महिला के चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ गई। उसकी आवाज कांप गई और उसने धीरे से पूछा, तुम क्या कह रहे हो?
जुओफैन ने कंधे उचकाए और नाटकीय अंदाज में कहा, क्या मैंने साफ नहीं कहा? ठीक है, सुनो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दिल की दीवारें तोड़ दी, तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से मिला दिया। महिला का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसकी तलवार कांपने लगी और उसकी आंखों में गुस्से और हताशा की चमक एक साथ उभरी। तुम्हें मार दूंगी, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में भावनाओं का तूफान था, गुस्सा, शर्म और घबराहट। जुओफैन ने मुस्कुराते हुए अपने गले को उसकी तलवार के सामने किया, मानो खुद को खुला छोड़ दिया हो। उसकी आवाज में एक हल्का सा व्यंग्य था, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी चमक रही थी। आओ, मारो मुझे, लेकिन सोच लो, अगर तुमने ऐसा किया तो फेयुन किंग के लोग यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और हम दोनों साथ में दफन होंगे। एक दूसरे से अलग होना अब संभव नहीं होगा, न जीवन में और न ही मृत्यु में। महिला की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। उसकी आंखों में झिझक और उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसने जुओफैन को गहराई से देखा और उसके भीतर के निश्चय को पढ़ने की कोशिश की। जुओफैन ने उसकी असमंजस को ताड़ लिया। एक हल्की, आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने जोड़ा, तुम्हारे लिए सही फैसला करना मुश्किल नहीं है लड़की, लेकिन एक बात पक्की है, तुम्हारे अंदर एक योद्धा है और मैं जानता हूं कि तुम उस पर भरोसा करोगी। महिला की आंखों में कुछ चमका, मानो जुओफैन की बातों ने उसके भीतर किसी अनकही भावना को छू लिया हो। महिला के हाथ से तलवार फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। एक भारी सांस के साथ वह वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका सारा गुस्सा और असहायता उसकी सिसकियों में घुल गया। यह दृश्य दिल को छूने वाला था, जैसे कोई टूटा हुआ संगीत जिसकी हर धुन दुख से भरी हो। जुओफैन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न शत्रुता थी और न कोई अहंकार। वह धीरे धीरे उसके पास गया और हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसकी आवाज में अब एक अलग नरमी थी, मानो वह उसे सांत्वना दे रहा हो। लड़की, अब तो तुमने मुझे मारने का इरादा छोड़ दिया है ना? महिला ने सिर झुकाए, दर्द और अपमान से कांपते हुए चीख निकाली। जाओ। उसकी आवाज में वह गुस्सा था जो किसी ज्वालामुखी के फूटने जैसा लगता है, लेकिन जुओफैन के चेहरे पर शांति बरकरार रही। अगर तुमने मुझे नहीं मारा, उसने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, तो मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं। तुम अब भी उतनी ही निर्दोष हो जितनी पहले थीं। कुछ भी नहीं बदला। का शरीर जैसे किसी झटके से हिल गया। उसने सिर उठाकर अविश्वास से जुओफैन की ओर देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? जुओफैन ने हल्के से सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, यह तुम्हारा अपना शरीर है, क्या तुम्हें खुद इसका पता नहीं? महिला के गाल लज्जा से लाल हो गए। वह अपने भीतर देखने और सच जानने की हिम्मत करना चाहती थी, लेकिन जुओफैन की उपस्थिति ने उसे और असहज कर दिया। उसने झुकी हुई आंखों से धीरे से फुसफुसाया, तो फिर तुमने ऐसा दिखावा क्यों किया? जुओफैन ने उसकी ओर झुकते हुए जवाब दिया, मैं बस तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता था कि सबसे कीमती चीज क्या है। जब तुम सोचती हो कि तुम सब कुछ खो चुकी हो, तब तुम्हें समझ आता है कि जीवन ही सबसे कीमती है। तुम्हारा पहला चुंबन छिन गया या नहीं, यह मायने नहीं रखता। अगर तुम्हारा जीवन खतरे में हो, तो क्या तुम्हारे पास इन छोटी बातों की चिंता करने का वक्त होगा? हर इंसान को अपनी ताकत उन चीजों पर लगानी चाहिए जो उसके पास हैं, न कि उन चीजों पर जिन्हें वह खो चुका है। यह कहते हुए जुओफैन मुड़ा और सामने के यार्ड की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते उसने पीछे मुड़कर कहा, आओ, फेयन किंग की हवेली के लोगों का सामना करो। जितना ज्यादा छिपोगी, उतना ही शक बढ़ेगा। सच का सामना करना ही सबसे बड़ा साहस है, और वैसे भी ये लोग तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। उसकी आवाज में न सख्ती थी न कठोरता, सिर्फ एक शांत आत्मविश्वास था। महिला ने उसे जाते हुए देखा। उसकी पीठ में अजीब सा संतोष झलक रहा था। वह उसे देखती रही जैसे वह व्यक्ति उसकी उलझनों का उत्तर हो। युवफैन ने अपनी चालाक मुस्कान के साथ दुनिया को देखने वाले उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार किया, जिसे जीवन के हर उतार चढ़ाव की गहरी समझ हो। उसकी आंखों में न कोई हड़बड़ाहट थी, न कोई घबराहट, लेकिन उसकी यह आत्मविश्वासी शांति मेला को किसी तरह असहाय बना रही थी। हालांकि उसकी उपस्थिति एक साधारण व्यक्ति से अधिक नहीं थी। उसका शांत और स्थिर स्वभाव किसी अनुभवी योद्धा का भ्रम पैदा कर रहा था। वह महिला, जिसने शायद ही कभी किसी के सामने झुकने की जरूरत महसूस की हो, खुद को एक क्षण के लिए असहज महसूस करने से नहीं रोक पाई। और भी चलते चलते जुओफैन ने एक पल के लिए ठहराव लिया।
बिना पीछे देखे उसने हाथ हिलाया और हल्के व्यंग्य से कहा, जो अपने शरीर तक को नहीं जानते उन्हें चतुराई से काम लेने का नाटक नहीं करना चाहिए, क्योंकि चतुराई तब तक सही है जब तक वह आपको गलत साबित न कर दे। एक जोरदार हंसी के साथ वह आगे बढ़ गया। उसका स्वर हल्का था, लेकिन उसके शब्द महिला के मन में एक अजीब सी करवाहट छोड़ गए। महिला ने उसकी ओर देखा। उसके होंठ भिंच गए, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी का रंग आ गया। उसकी आंखें जैसे सवाल कर रही थीं, लेकिन उसका दिल बेचैन हो रहा था। शायद यह सिर्फ फेन वांगफू के लोगों की अचानक मौजूदगी है। उसने अपने भीतर उठते इस अजीब एहसास को शांत करने की कोशिश की। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को स्थिर किया और जुओ फैन के शब्दों को याद करते हुए कदम बढ़ाया। सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। सामने के यार्ड में जुओ फैन ने जब सामने के यार्ड में प्रवेश किया तो उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी। उनमें से हर एक अनुभवी योद्धा, आत्मा को पिघलाने वाले क्षेत्र के स्वामी थे। उनकी छाती पर फेन पैलेस का लोगो एक सफेद जियांगियन कढ़ाई से बना हुआ था। जुओ फैन ने तुरंत अपनी उपस्थिति छोटी दिखाने के लिए झुककर आदरपूर्वक प्रणाम किया। तुम कहाँ से आ रहे हो? एक गहन आवाज में पूछताछ शुरू हुई। जी, खेतों से, जुओ फैन ने सिर झुकाए हुए विनम्रता से जवाब दिया। तुम कौन हो? पूछताछ जारी रही। वरिष्ठ क्यू यून, ये मेरा इकलौता बेटा है, उसने पास खड़े एक लड़के की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। ये कहाँ से आया है? जिजो। तुम यहाँ क्यों हो? दुश्मनों से बचने के लिए, उसने बिना झिझक उत्तर दिया। अचानक अगला सवाल आया, क्या घर में और कोई है? इस सवाल पर जुओ फैन एक पल के लिए ठिठक गया। उसके चेहरे पर हल्की झिझक दिखाई दी। अगर वह हाँ कहता और महिला ने यार्ड में आने का साहस नहीं किया तो वह खुद ही फंस जाएगा। लेकिन अगर वह नहीं कहता और वे महिला को ढूंढने लगते तो वह उससे जुड़ी किसी परेशानी में पड़ सकता था। उसकी चतुराई और स्थिति को समझने की उसकी कला इस समय सबसे अधिक काम आई। वह सोच में डूबा रहा, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास बनाए रखा। स्थिति नाजुक थी, लेकिन जुओ फैन की निगाहों में हलचल का कोई नाम नहीं था। गार्ड ने जुओ फैन की झिझक भरी चुप्पी देखी तो उसकी भावनाएं संकुचित हो गईं। उसकी आवाज में सख्ती और सवाल का मिलाजुला स्वर था। मैं फिर से पूछता हूं, क्या यहाँ कोई और है? जुओ फैन ने एक हल्की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, अचानक एक तेज आवाज हवा में गूंजी। हाँ, मैं यहाँ हूं। जवाब गूंजता हुआ बाहर आया और सबने सिर घुमाकर देखा। महिला जो अब तक छिपी हुई थी तेज कदमों से बाहर आई। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी चमक थी और उसकी मुस्कान जैसे कह रही थी कि वह सब कुछ संभालने को तैयार है। उसकी आंखों में अब झिझक का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी चाल में मजबूती थी, जैसे उसने भीतर ही भीतर किसी बड़े निर्णय पर मुहर लगा दी हो। जुओ फैन, जो अब तक शांत खड़ा था, ने एक हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। उसने बिना बोले अपनी प्रशंसा जता दी, ये जानकर कि महिला ने आखिरकार सही चुनाव किया है। गार्ड ने उसकी ओर देखा, थोड़ा भ्रमित लेकिन संतुष्ट। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन महिला के आत्मविश्वास ने उसे रोक दिया। जैसे ही माहौल थोड़ी देर के लिए स्थिर हुआ, जुओ फैन ने अपनी मुस्कान में गहराई लाते हुए हल्के से बुदबुदाया। और कहते हैं कि कठिन समय ही इंसान को उसका असली रूप दिखाता है। महिला हल्की सी हड़बड़ाहट और लज्जा भरे आत्मविश्वास के साथ तेजी से भीड़ के बीच से गुजरी। जैसे ही वह जुओ फैन के पास पहुंची, उसने सहजता से उसके पीछे पनाह ले ली। उसकी हरकतें एक कोमल, असुरक्षित लड़की का आभास देती थीं, जो पहली बार इस तरह के माहौल में थी। उसकी मासूम और डरी हुई नजरों ने एक पल के लिए सभी की निगाहें रोक दीं। उसकी झुकी हुई पलकें और चेहरे की हल्की सी लाली ने माहौल को और भी शांत और जटिल बना दिया। कई गार्डों के चेहरों पर एक अनकहा आकर्षण झलकने लगा। कुछ अवाक रह गए और बाकी अपनी सोच में उलझ गए। महिला ने यह देख खुद को और पीछे खींच लिया, जैसे किसी छोटे बच्चे को अचानक भीड़ में खो जाने का डर हो। वह जुओ फैन के पीछे ऐसे छिप गई जैसे वह उसका एकमात्र सुरक्षा कवच हो। जुओ फैन ने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा और मन ही मन चौंक गया। वह अपने विचारों में बुदबुदाया, नीमा, ये लड़की तो एक्टिंग की क्वीन निकली। मैं इसे जंगल की ताकतवर योद्धा समझता था और ये यहाँ नायिका की तरह मासूम बन रही है। वाह, क्या गजब की कला है। हालांकि परिस्थिति को संभालने के लिए उसने तुरंत हल्की खांसी की और चेहरे पर एक शांत मुस्कान लाते हुए बोला, आगे बढ़ो, इसे संभालने दो।
गार्ड भी महिला की मासूमियत से प्रभावित लग रहे थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और पूछा, तो आप भी इस परिवार की सदस्य हैं? महिला ने आंखें झुका ली, हल्के से सिर हिलाया और धीमी कोमल आवाज में बोली, जी हाँ। उसकी ये प्रतिक्रिया गार्डों के बीच हलचल मचा गई। उनके चेहरों पर एक अनकहा आकर्षण था। कुछ ने सिर खुजाया, कुछ मुस्कुराए और बाकी अपनी जगह पर स्तब्ध खड़े थे। गार्ड ने खुद को संभालते हुए अगला सवाल किया, तो आप दोनों का रिश्ता क्या है? क्या आप दोनों जिजों से एक साथ आए हैं? जुओ फैन ने गहरी सांस ली, जवाब देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी महिला ने उसे रोक दिया। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरे पति हैं। हम दोनों जिजों से आए हैं। ये सुनकर गार्ड चौंक गए। कुछ ने स्तब्ध होकर जुओ फैन और महिला के बीच अपनी नजरें दौड़ाई। उनकी आंखों में सवाल था, जैसे पूछ रहे हो क्या ये सच है? महिला ने उनके सवाल का जवाब देते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा। देखिए, हमारे बच्चे तक इतने बड़े हो गए हैं। उसने पास पड़ी एक छोटी सी वस्तु को उठाया और मजाकिया अंदाज में पेश कर दिया, जिससे माहौल में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। जुओ फैन, जो अब तक शांत खड़ा था, महिला की इस चालाकी पर अंदर से भौचक्का रह गया। उसने अपनी झुकी हुई आंखों से उसकी ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया, ये तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। जुओ फैन ने महिला को एक गहरी निराश नजर से देखा। उसकी आवाज में तीखा व्यंग्य था। अरे लड़की, पहले तो तुमने मुझे तलवार से मारा और अब मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं। क्या हम सचमुच सामान्यता की सारी समझ को एक तरफ रख चुके हैं? वह कुछ पल रुका। उसकी आंतरिक हताशा पूरी तरह से झलक रही थी। फिर उसने अपनी बात जारी रखी, तुम आखिर क्या साबित करना चाहती हो? मुझे तुम्हारा पति दिखावा करने के लिए मजबूर करना, यह तो पहले से ही एक बड़ी बात है। और तुम सोचती हो कि मैं इसका कोई सस्ता फायदा उठा रहा हूं? अगर तुम मुझे फिर से इस तरह घूरती रही तो मानो या न मानो, तुम्हारी चाची और दादी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी। महिला ने उसकी तरफ एक तीखी नजर फेंकी, जो बिल्कुल किसी तेज तलवार की तरह महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में ऐसा खौफनाक चेतावनी थी, जैसे कह रही हो, मुझे चुनौती दी तो पछताओगे। उसका हाथ में पकड़ा हुआ प्राचीन 3 लिंक हथियार अब और भी डरावना लग रहा था और उसकी पकड़ इतनी दृढ़ थी जैसे वह किसी बच्चे को बंधक बना लेने के लिए तैयार हो। तुम्हारे पास जो विकल्प हैं वह बहुत सरल हैं। या तो तुम हमारी मदद करते हो या तुम्हारा बेटा एक पल भी नहीं जिएगा, समझे? उसकी शब्दों में एक स्पष्ट चुप्पी भरा धमकी था। जुओ फैन ने सिर झुकाया और गहरी सांस ली। फिर अनिच्छा से मुंह से बुदबुदाया, क्या बकवास है ये? सच में मुझे उस प्राचीन 3 लिंक से कुछ डर नहीं है। तीसरे बेटे की ताकत से ये लड़की मुझे क्या कर सकती है? हालांकि बावजूद इसके कि वह खुद को मजबूत और अविचलित महसूस करता था, वह इस स्थिति को सहन नहीं कर सका। एक ऐसी महिला को अपनी पत्नी बनने का दिखावा करने देना, वो भी अस्थायी तौर पर, ये मेरे लिए बहुत है। मेरे दिल में पहले ही कोई है। चाहे ये एक झूठा दिखावा हो, मैं इसे किसी और को खराब करने की अनुमति नहीं दूंगा। गार्ड्स, जो इस पल के गवाह बने थे, अभी भी भ्रमित थे। उनमें से एक ने अंततः संदेह भरे स्वर में पूछा, ओह लड़की, ये आदमी तो केवल 5 गुना भगवान है। तुम जैसी कोई महिला उसे क्यों चुनोगी? सवाल समझ में आता था। इस महाद्वीप पर ताकत का मतलब हैसियत, और पुरुषों के लिए तो यह और भी महत्वपूर्ण था। यह बहुत ही असामान्य था कि एक शक्तिशाली महिला किसी कमजोर व्यक्ति को अपना साथी बनाए। यहाँ तो सारी पारंपरिक सोच उलट कर रख दी गई थी। यह स्थिति पूरी तरह से नई और अजीब थी। एक गार्ड ने उसकी ताकत पर शंका जताते हुए कहा, तुम्हारी ताकत से तो लगता है कि तुम कोई सामान्य महिला नहीं हो। क्या तुमने हरम खोला है? यिन को संतुलित करने के लिए यांग लिया है? क्या तुम दोहरी साधना का अभ्यास कर रही हो? महिला का चेहरा अब चुकंदर की तरह लाल हो गया और उसने हकलाते हुए जवाब दिया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम सब ये लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, भगवान के लिए हम कभी ऐसी बकवास क्यों करेंगे? लेकिन गार्ड अभी भी विश्वास करने को तैयार नहीं थे। एक ने दूसरे गार्ड्स की ओर इशारा किया और मंद हंसी के साथ कहा, इतना जल्दी तैयार कर बैठो मिस। इस महाद्वीप में ताकत की खोज की कोई सीमा नहीं होती। पुरुष हो या महिला, हर कोई बराबरी की तलाश में होता है। ठीक है भाइयों, अंदर जाओ और फिर से तलाशी लो। अगर वो सच में हरम चला रही है तो कहीं और पुरुष जरूर होंगे। ये 3 ही कैसे हो सकते हैं?
गार्ड्स अब पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे थे और जुओ फैन ने महिला को उसकी दुस्साहस के लिए चिढ़ते हुए देखा। उसका मन एक तरफ से उसकी बहादुरी और आत्मविश्वास की सराहना कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी चिढ़ भी स्पष्ट थी, क्योंकि अब वह जानता था कि इस खेल में उसके लिए अधिक चुनौतियां खड़ी हो सकती थीं। सभी ने जोर से चिल्लाया और एक पल में वे पूरे प्रांगण को छानते हुए बाहर निकल गए। महिला का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया, उसकी आंखों में चिंता की गहरी छाया थी। जुओ फैन ने उसे एक चुप्प नजर से देखा, फिर अपनी आंख को दबाते हुए हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। तुम समझती हो कि यह सिर्फ तुम्हारी पहचान से संघर्ष करने की बात है? उसने कहा। उसका स्वर व्यंग्य और हताशा से भरा था। तुम्हारे आसपास के लोग भी इसे नहीं मान सकते। आखिरकार तुम्हारा साधना स्तर मुझसे कहीं अधिक है। एक अजीब खामोशी के बीच कुछ क्षण बीते और स्थिति में तनाव बढ़ गया। आधे घंटे बाद वे छायाएं एक एक करके लौट आईं और सभी ने निराश होकर सिर हिलाया। प्रांगण में एक अजीब सी चुप हो गई और गार्ड का चेहरा भरा हुआ था उलझन से। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी शक्तिशाली महिला के पास सिर्फ एक आदमी क्यों है। जुओ फैन ने गार्ड की उलझन को समझते हुए तुरंत कदम बढ़ाया। उसने सिर झुकाकर एक नम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, वरिष्ठ, आपने गलत समझा। कृपया उसकी बातों को हल्के में लें। वह मेरी पत्नी नहीं है। क्या? गार्ड की पुतलियां सिकुड़ी और उसकी आवाज गंभीर हो गई। महिला के चेहरे पर एक त्वरित झुंझलाहट उभर आई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सचमुच हो सकता है? क्या वह मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है? गार्ड की आंखों में संदेह था और जुओ फैन ने देखा कि स्थिति और जटिल हो सकती है, तो उसने और भी मजबूती से कहा, अगर वह मेरी पत्नी नहीं है तो वह कौन है? क्यों वह मेरे महल में रह रही है? जुओ फैन एक पल के लिए रुका, गहरी सांस ली और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वरिष्ठ, यह सच में बहुत सरल है। वह मेरी चचेरी बहन किंगमेई जूमा है। हम दोनों एक दुश्मन परिवार से बचने के लिए भाग रहे थे। गार्ड का चेहरा और भी चौंक गया, जैसे वह सुनकर सच में विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। क्या? तुम्हारी चचेरी बहन? फिर उसने अपनी पत्नी होने का दावा क्यों किया? जुओ फैन ने महिला की ओर देखा, उसकी घबराई हुई नजर को महसूस किया, फिर शांतिपूर्वक कहा, असल में वह मुझसे स्नेह करती है। वह मेरी अगली पत्नी बनने की इच्छा रखती है, लेकिन मेरे दिल में पहले से कोई और है। उसने थोड़ी देर के लिए रुका और फिर कहा, मुझे डर है कि मैं किसी और के लिए स्थान नहीं बना सकता। गार्ड और उसके साथी एक दूसरे को देखने लगे, स्थिति की गंभीरता को समझते हुए। जुओ फैन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। वह बस मजाक कर रही थी सीनियर, कृपया उसे माफ कर दें। गार्ड ने गहरी नजरों से जुओ फैन को देखा, फिर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा सच क्या है। अब मुझसे सच बताओ, वरना मैं उसे ले जाऊंगा। मैं किसी भी अस्पष्ट रिश्ते को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जुओ फैन की मुस्कान बरकरार थी। उसने आदरपूर्वक सिर झुका लिया। बेशक सीनियर, आप जानना चाहते हैं तो मुझे सब कुछ विस्तार से बताने की अनुमति दें। उसने एक गहरी सांस ली और फिर कहानी सुनाने वाले अंदाज में कहा, मैं और मेरी चचेरी बहन किंगमेई साथ बड़े हुए हैं। वह हमेशा मुझसे बहुत स्नेह करती रही है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं उसके योग्य नहीं हूं। आप सभी ने देखा है कि बचपन से ही उसकी प्रतिभा मुझसे कहीं अधिक रही है। उसकी महानता के सामने मैंने हमेशा खुद को छोटा महसूस किया है। गार्डों ने एक साथ सिर झुका लिया, उनके चेहरों पर सहमति का भाव था। हाँ, हम साफ देख सकते हैं कि तुम सच में उसके लायक नहीं हो, उन्होंने कहा। उनके स्वर में थोड़ा समझदारी और हल्के मजाक का मिलाजुला था। जुओ फैन ने एक हल्की मुस्कान के साथ यह सब सुना। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ हो, एक जो सच की मांग करती थी और दूसरी जो दिखावे से जुड़ी थी। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया और फिर कहा, इसके बाद मैं ताइकिंग पंथ की एक लड़की से प्यार करने लगा और जैविक बेटे के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन उसके पंथ ने इसका विरोध किया, जिससे मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़ा और पूरे पंथ ने मुझे पीछा किया। मुझे कुत्ते के साथ भागते हुए जोंगजोऊ तक भागना पड़ा ताकि हम दोनों तबाही से बच सकें। सौभाग्य से मेरी चचेरी बहन ने हमारी देखभाल की, अन्यथा हमारे पिता पुत्र को तो हजारों बार मौत का सामना करना पड़ता। उसकी निष्ठा, उसने जान तक देने की कसम खाई थी, बस।
इतना कहते हुए जुओ फैन ने महिला की ओर एक गहरी और भावुक नजर डाली। बस एक चचेरी बहन है, अब मेरा दिल किसी और के लिए है, और मैं बस। वह शब्दों को अधूरा छोड़ते हुए सिर झुकाकर आह भरने लगा, जैसे ये प्यार स्वीकार करना उसके लिए असहनीय हो। ये दृश्य देखकर सभी ने पूरी बात समझ ली। ये तो एक प्रेम त्रिकोण है, और ये महिला भी अधूरी प्रेमिका है। अरे सच में ये तो बड़ी मजेदार बात है। गोभी को सुअर ने खा लिया। एक खूबसूरत महिला जो अपनी साधना में पूरी तरह से डूबी हुई है और जो सचमुच एक फूल की तरह दिखती है, वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपना प्यार लुटा रही है जो उससे बहुत दूर है। ये देखो, इसने सिद्ध पुरुषों के लिए तर्क कहाँ छोड़ा। एक व्यक्ति ने निराशा में सिर झुका लिया और हल्का सा आह भरा। दूसरे व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, ये समझ में आता है। आखिरकार कौन अपनी सच्ची मर्जी से दुखी होगा। लेकिन भाई, इस स्थिति में कोई संदेह नहीं है। अगर चोर भागने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सादगी रखनी चाहिए। क्यों किसी नाटक को जन्म देंगे। देखो इन दोनों के आंखों को, सच में जल और पानी के बीच का फर्क। यह सुनकर सभी ने जुओ फैन और महिला की ओर देखा। जुओ फैन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। महिला उसकी ओर चुपचाप देख रही थी और उसकी आंखों में बिना किसी वजह के आंसू की झलक थी। ये दोनों एक दूसरे पर दोष लगाने वाले इतने अच्छे से मचल रहे हैं। गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और फिर पहले वाले ने गहरी खांसी ली और कहा, ठीक है, हम सब समझ गए, अब रजिस्टर करते हैं। ये घर पहले हमारे फेयुन वांगफू का था और अब हम इसे तुम्हारे नाम पर बेच रहे हैं। अब इस घर में 3 लोग रहेंगे। उनके नाम क्या होंगे? ओह वरिष्ठ, मैं गु यफान। जुओ फैन ने जल्दी से खड़ा होकर अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। प्राचीन 3 तरफा कुत्ता और सबसे छोटी बहन। जुओ फैन ने फिर महिला की ओर इशारा किया। महिला ने हल्के से नाक को रगड़ा और तुरंत कहा, मेरा नाम गु किंगयान है। ठीक है, सब कुछ दर्ज कर लिया गया। गार्ड ने यमुन रिकॉर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा और मुस्कुराए, अब से तुम इस महल के असली मालिक हो। अगर महल के आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति हो तो कृपया फेयुन महल को तुरंत सूचित करो या शोर मचाओ। हमारे लोग आसपास गश्त करेंगे। जुओ फैन ने सिर झुकाते हुए सम्मानपूर्वक कहा, ठीक है, धन्यवाद वरिष्ठ। बस संदिग्ध व्यक्ति क्या होते हैं? गार्ड ने एक संदेहपूर्ण नजर से देखा और कहा, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि संदिग्ध व्यक्ति कौन होते हैं? भौहें चराकर और उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ गार्ड ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ये वही लोग होते हैं जो बिना किसी ठिकाने के भटकते रहते हैं, जिनके पास लौटने के लिए कोई घर नहीं है। ऐसे लोग हमेशा शक्की होते हैं, जैसे चोर या शैतान, जिनकी आंखों में कुछ छुपा होता है। वे दोषी होते हैं और उनके पास हमेशा कुछ छिपाने के लिए होता है। जब आप उन्हें देखेंगे तो पहचान जाएंगे। ये वही लोग हैं जो हमें संकेत भेजते हैं, जो हमें घेरने की कोशिश करते हैं। समझे? हाँ हाँ, बिल्कुल। जुओ फैन ने झूठी सहमति जताते हुए सिर हिलाया। उसकी आवाज में समझने की छाया थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्का तनाव था जो उसकी बेचैनी को दर्शाता था। गार्ड ने उसकी प्रतिक्रिया पर संतोषजनक नजर डाली और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने हाथ के इशारे से सबको आगे बढ़ने का संकेत दिया और अपने साथियों की तरफ मुड़ा। ठीक है भाइयों, अब चलो अगले घर पर। हे, यह तो बस हमारी नियमित जांच का हिस्सा है। इन चोरों को पकड़ने का तरीका इतना मुश्किल नहीं है। बस कुछ संदिग्ध लोगों को पहचानो जो कोनों में छिपते फिरते हैं। हाँ हाँ हाँ। गार्ड की हंसी आत्मविश्वास से भरी थी, जैसे वह अपनी स्थिति में पूरी तरह से आश्वस्त था, और वह और उसके साथी आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे हंसी धीमे धीमे मध्यम होती गई, फेयुन वांगफू के शक्तिशाली पहरेदारों की आकृतियां भी धीरे धीरे ओझल होने लगीं। जुओ फैन और उसके तीनों साथी एकदम चुपचाप खड़े थे। जैसे ही उन्होंने पहरेदारों को जाते हुए देखा, वे सभी एक साथ राहत की गहरी सांस छोड़ते हुए एक दूसरे से नजरें मिलाए। ठीक है, दरवाजा बंद करो। जुओ फैन ने हल्का सा ताली बजाते हुए धीमी आवाज में आदेश दिया। ये सुनते ही जियोसानजी ने तुरंत अपनी पकड़ को सख्त किया, मुड़ा और उस महिला को, जिसने अपनी सास होने का दावा किया था, खींचते हुए बाहर की ओर बढ़ा। जाहिर है, प्राचीन 3 कड़ियां अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उनका उद्देश्य बस प्रतीकात्मक रूप से उसे खींचकर दरवाजे तक ले जाना था, क्योंकि अगर वे पूरी ताकत लगाते तो क्या वह बिना हिले डुले बाहर फेंक दी जाती? महिला ने इस दृश्य को देखा
और थोड़ी देर के लिए अवाक रह गई। फिर उसने घबराए हुए स्वर में पूछा, आह, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? जुओ फैन ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसे घूरते हुए कहा, क्या तुमने अभी सुना नहीं कि सीनियर ने क्या कहा था? बेघर लोग चारों ओर घूमते हुए, दुष्ट आंखें, मुर्गे का सिर, अपराधी विवेक। दोनों पिता और पुत्र एक साथ गंभीरता से कहते हुए महिला को घूरते हुए बोले, यह संदिग्ध स्थिति है और तुम अब फेन वांगफू तक आई हो। अब हम तुम्हें यहां से बाहर निकाल रहे हैं और यह तुम्हारे लिए बहुत आसान हो रहा है। उनके शब्द निकलते ही चुओ फैन और उसके साथियों ने एक साथ कदम उठाया, महिला को तुरंत दरवाजे से बाहर धकेलते हुए, और भारी दरवाजा बंद कर दिया। महिला को अचानक बाहर फेंके जाने से पूरी तरह से भ्रमित हो गई और वह पल भर के लिए ठिठकी, फिर पीछे मुड़ी। देखा कि दरवाजा पहले ही ढहने के कगार पर था और वह अपनी जगह से उठकर गुस्से से दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा फिर से खुल गया। जुओ फैन, जो दरवाजा धकेलने की कोशिश कर रहा था, उस महान बल से 3-4 कदम पीछे हट गया। जैसे ही वह नीचे खड़ा हुआ, घबराकर उसने सामने खड़ी महिला को देखा और चीखा, तुम क्या कर रहे हो? फेन वांगफू के पहरेदार पास में हैं। अच्छा, आसपास के लोग क्या करेंगे? विश्वास करो, उनका यहां आने से पहले तुम्हारे पिता और मैं मर चुके होते। महिला ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। उसका क्रोध हर शब्द के साथ और बढ़ता गया। उसकी आंखों में आग जल रही थी। जुओ फैन ने अनजाने में थोड़ी डर का नाटक किया। फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आवाज भारी और उदास हो गई। बहन, अतीत में हमारी कोई शिकायत नहीं थी और हाल ही में कोई घृणा भी नहीं है। हम पिता पुत्र सालों से भटकते हुए आए हैं और आखिरकार झोंकझों में पांव रखे, जिजों के खतरे से बचते हुए। हम एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे, लेकिन अब मैं और किसी तरह के खतरों में नहीं पड़ना चाहता। मुझे नहीं पता कि तुम उस व्यक्ति से जुड़ी हो या नहीं जिसे फेयोन वांगफू पकड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहां से चली जाओ। ये तुम्हारे भले के लिए है। कृपया हमें नुकसान मत पहुंचाओ। क्या तुम ऐसा करोगी? महिला का शरीर थोड़ी देर के लिए कांपने लगा। वह उसे घूरती रही। उसके होंठ कसकर सिले हुए थे, जैसे कि वह किसी निर्णय पर पहुंचने में संघर्ष कर रही हो। उसकी आंखें उसकी सच्चाई को जानने के लिए उसे छान रही थीं। एक पल के लिए वह झिझकी, जैसे भीतर की भावनाओं से जूझ रही हो। कुछ देर बाद उसने अचानक एक सवाल पूछा। उसकी आवाज अब भी शांत लेकिन पूरी जिज्ञासा से भरी हुई थी। तुमने जो कहानी सुनाई, क्या वह सच है? जुओ फैन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह इस सवाल को लेकर चौंका था। वह नहीं जानता था कि उसे यह सवाल कैसे आ गया, लेकिन उसने समझ लिया कि यह किसी दर्द भरे अनुभव से जुड़ा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जैसे भीतर के गहरे दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा हो, क्या कहानी? ये कैसे सच हो सकता है? मैं तुम्हारी परेशानी से बचने के लिए इतना समय से दिखावा कर रहा था। सच तो यह है कि मैंने उसे छोड़ दिया ताकि मैं ज्यादा लाभ और बेहतर मौके पा सकूं। मेरी पत्नी, उसे लगा कि वह बोझ है, बस इतना ही। वह अब अच्छी तरह से रह रही है, पहले से बेहतर। इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, महिला का हाथ तेजी से उसके चेहरे पर पड़ गया और उसकी आंखों में गुस्से की लपटें दिखाई दी। उसकी पूरी देह में क्रोध की लहर दौड़ गई। कमीने, क्या तुम समझते हो कि तुमने जो किया उससे तुम बच सकोगे? महिला की आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी, जो गहरे जख्मों का इशारा कर रही थी। जुओ फैन ने थोड़ी सी लड़खड़ाहट महसूस की। उसका चेहरा घुमाने से उसकी आंखों में चुभन महसूस हुई। उसने जल्दी से अपने हाथों को रक्षात्मक मुद्रा में उठाया और विनम्रता से कहा, रुको रुको, कृपया ऐसी कोई जल्दी मत करो। तुम यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फेयन वांगफू के लोग पास में हैं। और इससे भी बड़ी बात, मैं वही हूं जिसने तुम्हारी जान बचाई। अगर तुम ऐसा करोगी तो यह सिर्फ बदला लेने जैसा होगा और तुम एहसान चुकाने का अपना मौका खो दोगी। महिला ने अपनी नीलम तलवार को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। वह एक पल के लिए खड़ी हो गई। उसकी सांसें भारी थीं, जैसे उस फैसले का बोझ हवा में लटक रहा हो। अंत में उसने अपनी जबड़े को भींचते हुए और गहरी आह भरते हुए कहा, मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें कभी फिर सामने मत आना। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। उसकी तलवार हल्के से कांप रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी पूरी शक्ति से मुड़ते हुए कहा, तुम जहां भी छिपो वहीं रहो।
मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती ताकि तुम्हारी मौजूदगी से मेरी आत्मा भी गंदी न हो जाए। कहकर वह तेजी से मुड़ी और रात की अंधेरी गहराई में गायब हो गई। उसकी आकृति धीरे धीरे मिटती गई। उसके श्राप की आवाज हवा में गूंजती रही, लेकिन फिर वह भी धीरे धीरे खो गई। जुओ फैन ने उस जगह को देखा जहां वह खड़ी थी और एक पल के लिए उसका दिल भारी हो गया। फिर उसने बाकी लोगों से एक नजर साझा की और तनाव के बावजूद उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। पिताजी, वो आखिरी लाइन जिसने हमें बचाया, क्या उसे इस तरह छोड़ देना ठीक था? क्या इससे अफसोस नहीं होता? जुओ फैन ने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन उसमें कोई हल्कापन नहीं था। उसे छोड़ देना, वह कहाँ जा सकती थी? गुसांटोंग के चेहरे पर हैरान करने वाले भावों को देखकर जुओ फैन ने भौहें चढ़ाई और एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। क्या तुम भूल गए हो? उसने हंसी में कहा। अभी गार्ड क्या कर रहे थे? वे हर एक को जांच रहे थे, हर बिंदु पर निगरानी रख रहे थे। पूरा शहर शायद फेयन पैलेस की चौकस नजरों में है। हर कोने में कोई न कोई देख रहा है। यहाँ तक कि सराय जहां लोग आते जाते हैं, वह भी जांच के दायरे में है। ऐसी कड़ी निगरानी में किसी के पास छिपने की कोई जगह नहीं है। उसने एक पल रुककर अपने शब्दों के असर को महसूस किया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, वह जाना चाहती है, हाहा। जब तक वह फेयन शहर में है, वह जल्द या बाद में यहाँ वापस आ ही जाएगी। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। गुसांटोंग अब भी पूरी तरह से न समझते हुए सिर हिलाता है, लेकिन उसकी आंखें अब भी सवाल से भरी हुई थीं। लेकिन उसे दूर क्यों किया? क्या यह सही है? जुओ फैन की मुस्कान गहरी हो गई। उसकी आंखों में एक चालाक चमक आ गई। नहीं, यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक युद्ध का पहला कदम है। तुम्हें बड़ी तस्वीर समझने की जरूरत है। धीरे से हाथ लहराते हुए उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। मैंने उसे छोड़ दिया उसके लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जो उसके पीछे हैं। सोचो, हम ही थे जिन्होंने उसे बचाया। उसकी पहचान छिपाना मुश्किल था, और अब हमने ये छवि बनाई है कि हम सिर्फ उसकी मदद कर रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन शायद उसके पीछे के लोग ये समझते हैं, और वे सोच सकते हैं कि हम फेयन पैलेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनका विश्वास जीतने के लिए। उसने एक गहरी सांस ली ताकि गुसांटों को सारी बात समझ में आ सके। लेकिन अब हम उसे दूर करके खुद को साधारण डरपोक भिक्षु की तरह दिखा रहे हैं, जो बस एक संयोग से उसकी मदद कर रहे थे। उसके पीछे वाले लोग सोचेंगे कि हम इसमें शामिल नहीं थे, और जब वे खुद को गिरा हुआ पाएंगे तो उनके पास हमारे पास आने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। और जब वे आएंगे तो हम तैयार होंगे उनका फायदा उठाने के लिए। गुसांटोंग की आंखों में समझ की चमक आई और उसके चेहरे पर हल्की हंसी उभरी। तो तुम पहले से जानते थे कि वह नहीं जा सकती, इसलिए तुमने उसे बाहर भेज दिया ताकि उन्हें पकड़ सको? जुओ फैन की मुस्कान फैल गई, उसकी आंखें और भी तेज हो गई। बिल्कुल, यह बस समय की बात थी, जब तक हम उन्हें हमारे पास लाएंगे। वह मुड़ा और धीरे से दरवाजा बंद किया, फिर गुसांटोंग का हाथ पकड़कर उसे पिछवाड़े की ओर ले गया। छोटे सांजी, पिछले 3 दिनों में तुम कहाँ गुम थे? मुझे तो तुम्हारा कहीं पता ही नहीं चला। गुसांटोंग हंसते हुए बोला, बस शहर घूमने गया था। लोग मुझे बच्चा समझते हैं, तो कुछ जगहें ऐसी हैं जहां मैं नहीं जा सकता। तुम तो मुझे दोष नहीं दोगे, है ना? जुओ फैन ने हंसी में उसका सिर थपथपाया। फिर तो ठीक है, कल मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलूंगा। गुसांटोंग की आंखों में चमक आ गई। सच में? बिल्कुल, जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी के लिए हमें बस इंतजार करना है। हम आराम से समय बिता सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। दोनों ने हंसी साझा की। पिता और पुत्र की बेफिक्री और खुशी से भरे पल उनके चारों ओर गूंज उठे। अगले दिन जुओ फैन ने गुसांटोंग को फेयुन शहर के प्रसिद्ध स्थलों और स्मारकों का दौरा करवाया। तीसरे दिन तक उन्होंने स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लिया और पिता पुत्र के बीच के आनंददायक समय को पूरी तरह से महसूस किया, अपनी बड़ी योजनाओं के बारे में बिना किसी चिंता। चौथा दिन, 5वां दिन और फिर 10वें दिन की रात तक वे दोनों खुशी और शांति में लीन रहे। जब वे आंगन में लौटे, छोटे से बच्चे की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनके सामने जो दृश्य आया उसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। वह लड़की जो 10 दिन पहले चली गई थी, अब उनके सामने खड़ी थी। उसका रूप अस्त व्यस्त था, शालीनता की जगह थकावट और उलझन ने ले ली थी। उसकी आंखों में अनिश्चितता और चिंता की लहरें थीं,
और जब उसने जुओ फैन को देखा तो उसकी आंखों में शर्म और बेचैनी का मेल था। जुओ फैन की आंखों में आश्चर्य था, लेकिन वह जल्दी से अपने चेहरे पर एक मासूम मुस्कान लाकर बोला, बहन, तुम फिर से यहाँ क्यों आई हो? अब कोई बहाना नहीं चलेगा, उसने कड़क आवाज में कहा और एक झटके से अपनी नीलम की लंबी तलवार निकाली, उसे जुओ फैन की ओर इशारा करते हुए। उसका चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया था, उसकी आंखों में आक्रोश था। अब से मैं यहीं रहूंगी, तुम मुझे नहीं भगा पाओगे और तुम मुझे फेयुन वांगफू के पास रिपोर्ट नहीं करोगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। स्पष्ट था, अब उसके पास और कोई जगह नहीं थी, वह मजबूरी से यहाँ वापस आ गई थी। जुओ फैन और गु सेंटोंग ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में समझ और हल्की सी हंसी थी। ये लगभग हास्यास्पद था कि वह एक भैंस लेकर शहर में भागने की कोशिश कर रही थी, जहां पिघलती आत्माओं के विशेषणों से भरी एक जगह में उसकी योजना विफल होनी ही थी। और अब वह वापस लौट आई थी, न शक्ति से बल्कि केवल आवश्यकता से। जुओ फैन की आंखों में सॉफ्टनेस थी और एक गहरी आह के साथ वह बोला, बहन, तुम वापस आ गई हो, तुम वापस आ गई हो। लेकिन इस तरह हमारे पिता और बेटे पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कोई परेशानी नहीं चाही, लेकिन अब लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। वह हल्के से हंसा, लेकिन उसकी आवाज में एक सच्ची चिंता और समझ का टोन था। तुम कभी बहुत प्यारी और मासूम लड़की थी, इतनी कोमल, लेकिन सिर्फ 10 दिनों में देखो तुम क्या बन गई हो, जैसे किसी ने तुम्हें सब कुछ छीन लिया हो। महिला ने अपना गुस्सा रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी भावनाओं का तूफान बाहर फूट पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसका चेहरा गुस्से और निराशा से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, और तुम ही हो जिन्होंने मुझे इस हालत में पहुंचाया। तुमने मुझे बिना सोच समझ के बाहर निकाल दिया। क्या तुम जानते हो कि इन 10 दिनों में मैंने क्या सहा है? उसकी आवाज में दर्द और घृणा थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सड़कों पर अकेला भागते हुए चूहा हो, हर जगह छिपती, डरती और भागती। मैं सराय में भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे फेन वांगफू के लोग पकड़ सकते थे। मैं कहीं भी सुरक्षित नहीं थी, हर गली का मोड़ मुझे डराता था। और अब तुम मुझसे ये सब कहने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम सोचते हो कि मुझे ये सब चाहिए था? वह पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसकी सिसकियां बढ़ती गईं, उसकी पूरी देह कांपने लगी। जुओ फैन ने उसे देखा, उसकी आंखों में सहानुभूति थी, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान का संकेत था। यह सब एक योजना का हिस्सा था, उसने धीमे से कहा, हालांकि इतनी ऊंची आवाज में कि वह सुन सके। तुम्हें बाहर की निराशा का सामना कराकर ही तुम यहाँ की सुरक्षा की असली अहमियत समझ पाओगी। कभी कभी सबसे कठोर सबक सबसे कठिन रास्तों से आते हैं। महिला के आंसुओं में उसकी हार का एहसास था और जुओ फैन को एक कड़वी मीठी संतुष्टि का एहसास हुआ। ये एक कठिन कदम था, परंतु ये कारगर साबित हुआ।